हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग हमारे सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 16 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 16 है। ध्यान में रखिएगा, इसके पहले के अगर अपने प्रीवियस 15 इंपॉर्टेंट सेशन जो आपके मैंने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किए, वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जो लिंक्स है आप उसको चेक कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हमारा प्रीवियस सेशन का आंसर को हमें डिस्कस करना होगा। क्वेश्चन क्या, द वोल्टेज ड्रॉप इज द मेन कंसिडरेशन वाइल डिजाइनिंग अ। हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को कंसिडर करते हैं जब हम लोग डिजाइन करते रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है हमें टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है। हालांकि आई हैव रिसीव्ड 60+ कमेंट्स, बट आई हैव कंसिडर ओनली टॉप 10 स्टूडेंट्स। उन लोगों के नाम है रजनीश इंजीनियरिंग जोन, मंदार इससरे, करियर न्यूज़, रविंदर सेन, गोविंद गबरू, सवी पटेल, संभाजी वारे, सुनील कुमार बिन, स्वाति रूपावत एंड टेक्निकल आरके। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू आर द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का आपको हमें कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले दिया है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो सेशन को आपको एंड तक देखना होगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आई विल सिलेक्ट टॉप 10 स्टूडेंट, टॉप अर्ली 10 स्टूडेंट। ठीक है, और ये जो हमने क्वेश्चन पूछा था हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो 15 नंबर का सेशन था, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने ये भी सेशन नहीं देखा होगा तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको एक बार यूपीपीसीएल जे का एग्जामिनेशन पैटर्न को एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए, 3 घंटे का आपको टाइम रहने वाला है। अगर एक क्वेश्चन करेक्ट करके आते हैं तो +1 मार्क्स मिलेगा, अगर आपका एक रॉन्ग हो जाता है तो आपको 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आपको एक्यूरेसी के साथ पेपर को सॉल्व करना होगा। टेक्निकल क्वेश्चन 150 रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस की जो सीरीज़ है आपको पता है, हमारे जो नया चैनल है कोचिफाइड नॉन टेक्निकल चैनल, जहाँ पे आपको मैं सारे नॉन टेक्निकल सेशन जो आपको वहाँ पे हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं, वहीं पे हमने सुपर एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी शुरू कर दिए। अभी तक हमारे 9 सेशन हो चुके हैं जनरल अवेयरनेस के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, 20 मार्क्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, ध्यान में रखिएगा। इस सीरीज़ को भी आपको जाके देखना होगा, आई बटन पर आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। रीजनिंग के लिए मैं भी आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूँ कि आपको रीजनिंग का एक हमने ऑलरेडी मैराथन अपलोड करा दिया है हमारे कोचिफा चैनल पे, और जनरल हिंदी का भी मैं आपको डिस्कशन आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, हमने आज ही एक यूपीपीसीएल जे के लिए एक हिंदी का जो आपके काफ़ी ज़्यादा लोगों काफ़ी दिनों से उसकी डिमांड आ रही थी, 10 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक कॉम्प्रहेंसिव सेशन आपके लिए बनाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप भूल कर भी आपको मिस नहीं करना है। एग्जामिनेशन से पहले इसको ध्यान से देख के जाना होगा आपको। इसमें सभी प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने इसमें डिस्कस किया हिंदी में, जो भी आपको पूछे जाते हैं। डिफरेंट ग्रामर, अलंकार, विलोम, जो डिफरेंट जैसे कि पर्यायवाची विलोम शब्द हो गया, इस टाइप के जो मुहावरे हो गए, ओके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये जो टाइप के डिफरेंट टाइप के जो ग्रामर पूछा जाता है हिंदी में मोस्ट ऑफ द टाइम, वो हमने इस सेशन में डिस्कस किया। इसको भी आपको हमारे कोचिफाई चैनल पे जाके देखना होगा। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। और मैं आपको एक नोटिफाई कराना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करिएगा, सो दैट हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट सेशन आपको अपलोड करते हैं उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो रीजनिंग की काफ़ी दिनों से क्वेरी आ रही थी, तो उसके लिए हमने एक मैराथन क्लास बनाई है। 2 आवर+ का एक सेशन है। ठीक है, इसमें हमने 100+ क्वेश्चंस को कवर किया। देखिए ध्यान में रखिएगा, जो भी प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएल जे में आपको क्वेश्चंस पूछे गए उसी को ध्यान में रखते हुए उसी को कॉम्प्रहेंसिवली एनालाइज करके हमने ये क्वेश्चन सेट आपके लिए प्रिपेयर किया है। 100+ क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किया, और ये कंप्लीट आपका नॉन टेक्निकल सेशन, ये आपका 20 मार्क्स के लिए ये जो क्वेश्चंस है वो कवर कराते हैं। इसमें हर एक वैरायटी के क्वेश्चन डीआई से लेकर डिफरेंट रीजनिंग के जो छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं जो कि प्रीवियसली पूछे गए, उसी को ध्यान में रखते हैं उसके कॉन्सेप्ट हमने इस सेशन में डिस्कस किया। एक मैराथन क्लास है, इसको आपको कंप्लीट देखना होगा। ये भी आपको हमारे चैनल कोचिफाई पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो एक आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्क्रीनशॉट, पावरफुल क्वेश्चन बैंक, ये सेशन आपका आज या कल अपलोड हो जाएगा जल्दी से जल्दी। इसमें हमने ये तो आपको भूलकर भी मिस नहीं करना है। देखिए ध्यान में रखिएगा, ये हमारा 50+ क्वेश्चन यहाँ पे जरूर हमने लिखा है, लेकिन इसमें हमने 100 से लेके 200 क्वेश्चन प्लस हमने इसमें कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। ये एक काफ़ी पावरफुल क्वेश्चन बैंक रहने वाला है यूपीपीसीएल जे के लिए। अभी तक तो आपने हमारा जो
जनरल अवेयरनेस का सुपर एमसीक्यू सीरीज देखते ही आ रहे होंगे, उसमें हम लोग 20 से 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते थे पर सेशन, बट ये सेशन एक काफ़ी बड़ा सेशन होने वाला है आपके लिए, 50+ क्वेश्चन और उसके हम लोग कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हर एक वैरायटी के जो टॉपिक्स जनरल अवेयरनेस में आपको पूछे जाते हैं, और आपको पता ही है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि जनरल अवेयरनेस का 20 मार्क्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ये सेशन इसीलिए आपको जाके देखना होगा। इसका भी जो नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी बता दूंगा, ठीक है, या फिर अगर आप कोचिफाई चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ये सेशन हिंदी का सेशन प्लस ये मैराथन सेशन, ये तीनों सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ भूल कर भी मिस नहीं करिएगा और इसको अच्छे से देखिएगा आप। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा। आशा करता हूँ आपको जीके जो जानकारी है वो समझ में आएगी। अभी हम लोग सेशन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्जन क्या है, अ ज़ीनर डायोड इज जनरली ऑपरेटेड। आपको पता है ज़ीनर डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ओके, ये कौन से रीजन में ऑपरेट किया जाता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये तो मैंने एक नॉर्मल ऑन एन एवरेज रेशियो बता दिया, बट आपको इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एनालॉग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के उससे मिलाते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। और आपको पता है 150 क्वेश्चन का आपका टेक्निकल रहने वाला है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप कितने भी डिफरेंट टॉपिक्स को बाइफर्केट करते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सेशन में से 100% 10 क्वेश्चन प्लस आपको पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ज़ीनर डायोड इज जनरली ऑपरेटेड एट इन अ रिवर्स बायस मोड। आपको पता होना चाहिए ज़ीनर डायोड को हम लोग रिवर्स बायस मोड पे ऑपरेट करते हैं। अगर हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है, ये तो हो गया हमारा वाई एक्सिस पे फॉरवर्ड करंट, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हो गया हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज, और इस रिवर्स बायस मोड पे ही हमारा ऑपरेट करता है। ये जो है हमारा वी जेड, दैट मीन्स ये हमारा जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, और यही हमारा जीनर ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, और ये कौन सा हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे, ये अगर हमारा नेगेटिव वी एफ आता है तो ये है हमारा कांस्टेंट जीनर वोल्टेज, इसी रीजन में ये ऑपरेट करता है। ठीक है, और ये हम हो गया हमारा रिवर्स करंट। ठीक है, आई आर हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, फॉरवर्ड रीजन में ना ऑपरेट करते हुए ये हमारा रिवर्स रीजन में ऑपरेट करता है, और इसीलिए हम लोग ये ज़ीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर करके भी काफ़ी बार यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो ज़ीनर डायोड का हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेशन में इसको यूज़ करते हैं। देखिए ये होता किस वजह से है, एक पर्टिकुलर रिवर्स बायस अगर हम लोग इस ज़ीनर डायोड को हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, रिवर्स, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा दिया और यहाँ पे इस तरीके से हमने कनेक्शन करा दिया, ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, उल्टा रिवर्स हमने कनेक्शन यहाँ पे ज़ीनर डायोड को लगा दिया हमने। तो होता क्या है कि एक सर्टन ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद में ब्रेकडाउन, दैट मीन्स ज़ीनर ब्रेकडाउन के बाद में वो क्या होता है, वो ब्रेकडाउन हो जाता है और उसके बाद में उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, रिवर्स करंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है कि आपका जो वोल्टेज है ये काफ़ी हद तक कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए हम लोग ज़ीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज़ करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका सिंबल भी आपको ध्यान में रखना होगा, और ये कौन से मोड में ऑपरेट होता है, रिवर्स बायस मोड में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ शॉर्ट की डायोड द करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ। शॉर्ट की डायोड में आपको इसका तो सिंबल ध्यान में रखना होगा। ये सिंबल एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड हो गया, हमने डिज़ाइन किया। ठीक है, ये हो गया इसका एनोड और ये हो गया इसका कैथोड, तो इसका कुछ इस तरीके से सिंबल रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉर्ट की डायोड का, और इसमें से करंट फ्लो किसके वजह से होता है, ये होता है हमारा मेजॉरिटी कैरियर के वजह से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टिपिकल डायोड नहीं है क्योंकि इसमें पीएन जंक्शन नहीं रहता। इसके बीच में क्या होता है बेसिकली, ये भी बात ध्यान में रखने की, ये जो दो जंक्शन है, ये मान लो एन रीजन हो गया और पी रीजन हो गया। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे जो गैप दिखाई दे रहे, ये होती है हमारी मेटल जंक्शन। ठीक है, मेटल सिलिकॉन जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मेटल सिलिकॉन जंक्शन होता है। ठीक है, और इसमें हमारा डोप्ड सेमीकंडक्टर रहता है जो कि यूजुअली एन टाइप रहता है। ये तो पी टाइप नहीं हो गया, सॉरी टू से, ये हो गया हमारा मेटल रीजन। ठीक है, इट्स नॉट अ पी जंक्शन, इट इज़ ओनली अ एन टाइप ऑफ जंक्शन। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ये हमारा मेटल रीजन है और ये है हमारा मेटल सिलिकॉन का जो बीच का जंक्शन है, ये सेंटर पोर्शन यहाँ पे मैंने डिफाइन किया। ये पीएन जंक्शन नहीं है, ध्यान में रखिए, इट इज़ नॉट अ पीएन जंक्शन डायोड। ये ओनली कंसिस्ट ऑफ जनरली, बेसिकली इसमें एन टाइप ऑफ ये डोप सेमीकंडक्टर रहता है और इसमें मेटल कनेक्टेड रहता है और ये बाउंड किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हो गया, मान लो फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया एन और यहाँ पे हो गया जंक्शन और ये हो गया हमारा मेटल। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके,
और इस शॉर्टकी डायोड में जो हमारा करंट फ्लो होता है वो बेसिकली होता है मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि ये फास्ट, इसका जो प्रॉपर्टी है ये फास्ट स्विचिंग स्पीड है, ठीक है। और ये अलाउ नहीं करता हमारे डायोड को सैचुरेशन में जाने के लिए। ये इसके कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ये ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टकी डायोड को हम लोग, बाकी भी नाम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टकी बैरियर डायोड, सरफेस बैरियर डायोड, सरफेस बैरियर डायोड, मेजॉरिटी कैरियर डायोड, या फिर हॉट इलेक्ट्रॉन डायोड। ये डिफरेंट डिफरेंट इसके नाम है। या फिर हॉट कैरियर डायोड भी हम लोग इसको शॉर्टकी डायोड को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और अभी आपको मैंने सिंबल बता दिया, ध्यान में रखिएगा। इसमें पीएन जंक्शन नहीं रहता, इसमें एक एन, बेसिकली एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रहता है और यहाँ पे एक मेटल रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द करंट थ्रू द आइडियल, फाइंड द करंट थ्रू द डायोड इन द गिवन सर्किट। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे डायोड आइडियल है और आपने देखा होगा कि डायोड का जो डायरेक्शन है इट इज़ अ फॉरवर्ड बायस, ठीक है। इट इज़ अ फॉरवर्ड बायस, ठीक है। दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका एनोड को कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो रहा है इसके कैथोड को। ये आइडियल डायोड है, ठीक है। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो सिंपल सर्किट हो जाएगा। ये एज अ हमारा क्लोज्ड स्विच करके वर्क करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ पे 12 वोल्ट्स है और यहाँ पे 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो 12/6 दैट मीन्स 2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द PIV रेटिंग ऑफ डायोड इज एक्सीडेड, अगर हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज का रेटिंग बढ़ता है डायोड का तो उसके कारण क्या हो सकता है, तो उसके कारण हमारा जो डायोड है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। अगर हमारा वोल्टेज जो हम लोग अप्लाई करते हैं डायोड पे वो मोर देन PIV होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज जिसको कहते हैं, तो वो जनरली ब्रेकडाउन को क्रिएट करता है और उसके कारण हमारा डायोड डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट विद अ डायोड रेजिस्टेंस ऑफ RF ऑफ 12 ओम्स, RF का वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 12 ओम्स का, और लोड रेजिस्टेंस है हमारा RL का, वो है 1 किलो ओम्स का, ठीक है। तो हमारा एफिशिएंसी निकालना है रेक्टिफिकेशन का कितना आएगा। ध्यान में रखिएगा, रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ईटा को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, DC आउटपुट पावर। ये ध्यान में रखने की भी ज़रूरत नहीं, आपको पता है रेक्टिफायर क्या करता है, हमारा AC2 ये हमारा DC करता है, ठीक है। तो DC एज आउटपुट मिल रहा है और एफिशिएंसी क्या रहती है हमारे आउटपुट बाय इनपुट, तो इनपुट में हमारा AC रहता है, AC इनपुट, ठीक है। DC आउटपुट पावर अपॉन AC इनपुट पावर। और IDC का आपको वैल्यू पता है, IDC विल बी इक्वल्स टू IM/π। काफ़ी बार एग्जामिनेशन पूछ जाता है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें हम लोग स्पेसिफिकली, IDC का वैल्यू हो जाएगा IM/π, ओके। तो इस केस में हमारा DC पावर क्या हो जाएगा, आई हैव टू चेंज द कलर सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। PDC विल बी इक्वल्स टू, आपको पावर ड्रॉप पता है, ठीक है। DC आउटपुट पावर में हमारे पास कैसे मिलेगा, IDC का होल स्क्वायर इंटू RL, लोड कनेक्टेड कितना है। IDC का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया, IM/π का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL, ये हो जाएगा, ओके। और AC इनपुट पावर क्या हो जाएगा, अगेन हैव टू चेंज द कलर, PAC वो हो जाएगा हमारा I² RMS, ठीक है। ये RMS वैल्यू रहता है AC में आपका, मल्टीप्लाइड बाय RF प्लस RL, ये हो जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। और IRMS क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा IM/2, करेक्ट। तो इस केस में ये सारे वैल्यूज हम लोग, दैट मीन्स PDC और PAC का वैल्यू ईटा में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आई हैव टू इरेज दिस, ओके, लेट्स इरेज दिस ओनली, ओके। तो इस केस में हमारा एफिशिएंसी ईटा का वैल्यू आ जाएगा IM/π का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL अपॉन IM/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL प्लस RF, ओके। तो ये आ जाता है 0.406 अपॉन, ये डायरेक्टली वैल्यूज़ गिवन है, आप इसको ध्यान में भी रख सकते हो, RF/RL। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको इरेज कर देते हैं तो आपको इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। कुछ बेसिक कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हमने ये स्पेसिफिकली आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करने का कोशिश किया है, ठीक है। तो यहाँ पे RF का वैल्यू भी गिवन है जो कि 12 ओम्स है, और यहाँ पे RL का वैल्यू है 1 किलो ओम्स में, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0.406 अपॉन 1 प्लस 12 अपॉन 1000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा
4012। ओके, परसेंटेज में निकालते तो अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते तो 40.12% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन टू आइडेंटिकल डायोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, जब हम लोग दो आइडेंटिकल डायोड्स सीरीज में कनेक्टेड करते हैं तो उसके करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, वो सेम रहती है, डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होती है। ध्यान में रखिएगा, सिंपल सा फंडा है इसका। दो डायोड अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किए तो आपको पता है, अगर यहाँ पे कुछ सोर्स भी हम लोग लगाते हैं और यहाँ पे लोड भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो इस सीरीज में कनेक्टेड है। आइडियल डायोड दोनों भी सेम कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें से जो करंट कैरिंग कैपेसिटी वो सेम ही रहेगी, क्योंकि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम है और जो करंट फ्लो रहा है वो भी हमारा सेम ही फ्लो होता है सीरीज में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स ये सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। तो डीसी लेवल ऑफ द आउटपुट फॉर द नेटवर्क शोन बिलो इज, ठीक है, जो डीसी लेवल रहेगा यहाँ पे, जो आउटपुट बताया गया हमारे वेव फॉर्म में, यहाँ पे जो नेटवर्क है इसका कितना रहेगा। ठीक है, देखिए ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट जो डायोड है हमारा रिवर्स बायस्ड है। ठीक है, पॉजिटिव हाफ में, और इसका आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, और हमारा नेगेटिव इनपुट साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो नेगेटिव वोल्टेज रहेगा वो अपेयर करेगा हमारे आउटपुट पे, इस पे। करेक्ट, देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग फॉरवर्ड अपना वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस केस में, तो ये डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, तो आउटपुट 0 आएगा हमारा। रिवर्स बायस कंडीशन में आउटपुट में जो इनपुट में हमारा रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड किया वही एज इट इज़ हमें अप्लाई करेगा मिलेगा, तो इसलिए आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा हमारा। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू जो रहेंगी डीसी वैल्यू जो हाफ वेव रेक्टिफायर की है वो पता है आपको, Vm/π होती है। तो क्या हो जाएगा, Vm/π विच इज़ -20। यहाँ पे माइनस काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। -Vm दैट मीन्स 20 वोल्ट का आपको यहाँ पे इनपुट वोल्टेज गिवन है। ठीक है, पीक कितना है 20, यहाँ पे -20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इनपुट वेव हमने यहाँ पे सर्किट में अप्लाई कर दी तो, ठीक है, -20/π। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -6.36 वोल्ट। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। देखिए ध्यान में रखिए कि देयर आर 2 वैल्यूज गिवन इन द ऑप्शन, यहाँ पे दोनों भी वैल्यूज आपको गिवन है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, बट ये माइनस हो जाएगा क्योंकि रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल रेक्टिफायर शुड हैव। आइडियल रेक्टिफायर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देखिए आइडियल रेक्टिफायर है तो उसका इफिशिएंसी तो 100% होनी ही चाहिए। आइडियल है तो इसकी इफिशिएंसी 100% होनी चाहिए। एसी कंपोनेंट जो रहता है हमारा VAC वो हमारा 0 होना चाहिए, कोई भी इसमें एसी कंपोनेंट नहीं रहना चाहिए। ट्रांसफार्मर में यूटिलाइजेशन फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं TUF वो होना चाहिए 1, और पावर फैक्टर कितना होना चाहिए 1। वी ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन पावर फैक्टर एट 1 क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है, इसके हमारे पास बेनिफिट्स भी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सारे ऑप्शंस गिवन है हमारे ऑप्शन ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायोड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सिंपल पावर सप्लाई, इट कन्वर्ट्स AC इंटू DC सिंस इट। ठीक है, डायोड हमारा काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है हमारे पावर सप्लाई कन्वर्जन्स में। ठीक है, जो हमारे लैपटॉप के चार्जेस रहते हैं, मोबाइल चार्जेस रहते हैं, डायोड उसमें रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा सिंपल पावर सप्लाई में यूज़ करते हैं हमारा AC टू या हमारा DC पल्सेंटिंग DC में कन्वर्ट करता है। ये क्यों करता है, क्योंकि ये अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन को ध्यान में रखिएगा। इट ओनली अलाउ करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ओके, ये यहाँ पे गिवन डायरेक्ट है, थ्योरेटिकल है, बट कन्वेंशनल करंट आप लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करंट एट एनी इंस्टेंट थ्रू द ईच डायोड इन अ ब्रिज रेक्टिफायर इक्वल्स। करंट जो रहता है हमारे कोई भी इंस्टेंट पे हमारे ब्रिज रेक्टिफायर पे वो कितना रहता है, इट इज इक्वल्स टू द लोड करंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में दोनों डायोड ऑन रहते हैं। ठीक है, और करंट फ्लो होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो दूसरे कॉम्बिनेशन रहते हैं, ब्रिज में बात करिए। ठीक है, अगर ये ब्रिज में कनेक्टेड है तो पहले 2 डायोड्स ऑन रहते हैं, फिर अल्टरनेट पेयर्स के 2 डायोड्स ऑन रहते हैं, तो जो करंट रहता है वो रहता है इक्वल्स टू द लोड करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 इमीटर फॉलोअर इज यूज्ड फॉर। इमीटर फॉलोअर ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इमीटर फॉलोअर ये एक हमारा नेगेटिव फीडबैक सर्किट है। इट इज अ नेगेटिव फीडबैक सर्किट।
ओके, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं इम्पिडेंस मैचिंग के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्पिडेंस मैचिंग हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। ठीक है, और ये जनरली मोस्टली यूज़ किया जाता है लार्ज स्टेज एम्पलीफायर में, जहाँ पे हमारे सिग्नल जनरेटर सर्किट्स रहते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं इम्पिडेंस मैचिंग में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द डैश रीजन ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ ओपन स्विच। कौन से रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर रहता है? ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस जिसमें रहता है बेस, कलेक्टर और इमीटर। ठीक है, हमारा ओपन स्विच करके काम करेगा। हमारे कौन सा, दैट मीन्स हमारे कौन से रीजन में ट्रांजिस्टर एज अ ओपन स्विच काम करेगा? वो हमारे कट ऑफ रीजन में काम करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट मेंशन किया है, इसमें डिफरेंट मोड्स है, इमीटर, कलेक्टर, बेस और इसके एप्लीकेशंस क्या है ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया। जैसे कट ऑफ में इमीटर टू बेस, कलेक्टर टू बेस रीजन क्या रहते हैं? दोनों भी रिवर्स रहते हैं और हमारा एज ऑफ स्विच रहता है। और उसी के अपोजिट दोनों भी फॉरवर्ड है हमारे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेशन रीजन। तो हमारा क्लोज्ड या फिर ऑन स्विच करके हम लोग उसको यूज़ करते हैं। एक्टिव रीजन में इमीटर टू बेस फॉरवर्ड रहता है और कलेक्टर टू बेस हमारा रिवर्स रहता है। ये 100% इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे इसी चार्ट में से आपको फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये चार्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये आपको PDF में भी मिल जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। द DC करंट गेन इन अ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जो DC करंट गेन रहता है हमारे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, वो क्या है? वो रहता है हमारा β+1। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए गामा क्या रहता है, देखिए ध्यान में रखिएगा, DC करंट गेन क्या होता है हमारा? वो रहता है हमारा रेशियो ऑफ इमीटर करंट टू बेस करंट। ठीक है, विच इज IE/IB। ये हो गया हमारा इमीटर करंट, ये हो गया हमारा बेस करंट। तो I क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा IB+IC। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान में रखना होगा कि बीटा जो होता है हमारा IC/IB होता है। ओके, DC करंट गेन फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है हमारा? IC/IB। तो इस केस में गामा का इक्वेशन होता है हमारा β+1। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छी तरीके से रट लेनी है। ठीक है, DC करंट गेन तो आपको डिफरेंट जैसे कॉमन बेस में अगर पूछा जाता है तो जो करंट गेन का रहता है, मैं आपको कुछ बता ही देता हूँ। ठीक है, करंट गेन में क्या रहता है? अल्फ़ा DC रहता है हमारा IC/I। देन हमारे पास हम लोग यहाँ पे चलो कॉमन इमीटर ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बीटा DC, वो रहता है हमारे पास IC/IB। ओके, और यहाँ पे हमारा कॉमन कलेक्टर आ गया लास्ट। ठीक है, इस केस में हमारा गामा रहता है IE/IB। ये दोनों भी चीज़ें ध्यान में रखें, विच विल बी इक्वल टू 1 + बीटा DC। और अगर हम लोग वोल्टेज गेन की बात करते हैं तो ये हमारा मीडियम रहता है इस कॉमन बेस में। यहाँ पे कॉमन इमीटर में भी हमारा मीडियम ही रहता है और यहाँ पे <1 रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, और इसमें इनपुट करंट और आउटपुट करंट भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। इनपुट करंट कौन सा रहता है हमारे कॉमन बेस में? वो रहता है हमारा I रहता है। इसमें कौन सा रहता है? IB रहता है, और कॉमन कलेक्टर में IB ही रहता है। आउटपुट करंट कौन सा रहता है हमारे पास? ठीक है, वो IC रहता है कॉमन बेस में, कॉमन इमीटर में IC रहता है और कॉमन कलेक्टर में IE रहता है। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेनी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। In a transistor, if the current gain is 100 and the collector current is a 5 milliamps, the base current is what? ठीक है, अगर हमारे ट्रांजिस्टर में करंट गेन है 100 और कलेक्टर का करंट है हमारा 5 मिली एम्पियर्स का, तो उसमें बेस करंट क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, जो बेस करंट, इमीटर करंट, कलेक्टर करंट इस तरीके से डिफाइंड रहते हैं। IE विल बी इक्वल्स टू IB+IC। ओके, तो इस केस में IC विल बी इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ IB हो जाएगा। करेक्ट, और बीटा क्या है हमारा? ये हमारा करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर है। ठीक है, जो कि हमारे पास गिवन है 100। ओके, और IC हमारे पास गिवन है वह हमारा 5 मिली एम्पियर्स। तो हम लोग इसे निकाल पाएंगे। 5 मिली एम्पियर्स विल बी इक्वल्स टू 100 इंटू IB। तो IB का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5/100, तो आ जाएगा हमारा 50 माइक्रो एम्पियर। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15। When the both junctions of a bipolar junction transistors are forward bias, then in which region BJT will operate? मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हमारे दोनों भी BJT के जंक्शन से फॉरवर्ड बायस में, तो हमारा BJT कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा है? सैचुरेशन रीजन में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनपुट रेजिस्टेंस इज द लीस्ट इन केस ऑफ, इनपुट रेजिस्टेंस कौन लीस्ट रहता है, सबसे कम रहता है कौन से कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस या फिर कॉमन कलेक्टर में। तो कॉमन बेस में सबसे कम रहता है हमारा इनपुट रेजिस्टेंस। इसके लिए भी मैंने आपके यहाँ पे चार्ट मेंशन किया, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस एंड फेज चेंज। तो काफ़ी बार ये कॉमन इमीटर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट रहती है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, तो वो कॉमन इमीटर में रहता है, बाकी इसमें जीरो ही रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सेशन समझ में आ रहा हो। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक भी करिएगा और हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर डिवाइस कैन बी यूज्ड इन एन एनहांसमेंट मोड। इन्हांस्ड मोड में हम लोग कौन सा इसमें से सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ करते हैं? यूजीटी, एनपीएन डिवाइस, जेफेट, मॉसफेट। जेफेट का फुल फॉर्म क्या होता है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट दैट मीन्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और यूजीटी का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो हमारा एनहांस मोड में मॉसफेट ही ऑपरेट करता है। देखिए इसके दो टाइप्स रहते हैं, एक तो डी टाइप डिप्लेक्शन और एक तो रहता है इन्हांसमेंट, ठीक है। डिप्लेशन रहता है और इसका इन्हांसमेंट रहता है। देखिए डिप्लेशन मोड में क्या रहता है, इसमें जनरली एक चैनल क्रिएट किया जाता है बीच में, को मैंने ऑलरेडी बताया था। इन दिस टाइप ऑफ मॉसफेट देयर इज अ चैनल जहाँ पे ड्रेन और सोर्स के बीच में रहता है और ये प्री डिफाइंड चैनल रहता है और ये कंडक्ट करता है विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ गेट वोल्टेज, ठीक है। ये तो हमारा डिप्लेशन में होता है। और एनहांसमेंट में क्या होता है, एनहांस मोड में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी चैनल प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा चैनल प्रेजेंट नहीं रहता, उसी कारण वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है ड्यू टू गेट टू सोर्स वोल्टेज। जब हम लोग गेट ड्रेन और सोर्स हो गया पे गेट टू सोर्स वोल्टेज जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं उसी टाइम पे वो हमारा कंस्ट्रक्ट होता है, ये जहाँ पे चैनल रहता है। तो ये हो गया हमारा एनहांसमेंट टाइप और एक दूसरा रहता है हमारा डिप्लेशन जिसमें चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये ध्यान से समझ लेनी, ठीक है। अगर सेशन को स्किप करेगा तो आपको कोई भी समझ में नहीं आएगा। ये एक क्वेश्चन को स्किप करना मतलब आपने 3 से 4 क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट को स्किप कर देना है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जो डिस्कस करते हैं उसमें से आपको एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज for n channel JFET, IDSS is 40 milliamperes, VGS is -5 volts, VP is -10 volts, then find out the value of RS। यहाँ पे RS का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो अगर n चैनल JFET को अगर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा ग्राउंड, ये हो गया हमारा RG। एक बार हम लोग इसको फिर से अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। RS, RG, ये हो गया हमारा VDS, ये हो गया हमारा RD रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा सोर्स, दैट मीन्स VD हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ में करंट कौन सा फ्लो रहा है? ID करंट फ्लो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा VDS, इसके अक्रॉस में ये है हमारा एन चैनल JFET प्लस माइनस इसके अक्रॉस में वोल्टेज। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, ID विल बी इक्वल्स टू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IDSS इन ब्रैकेट 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसमें, ID विल बी इक्वल्स टू 40, IDSS का वैल्यू गिवन है 40 मिली एम्पियर्स इंटू 1 माइनस VGS कितना है हमारा, माइनस से ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। VGS हमारा -5, दैट हम लोग इसको 5 लिख लेते हैं अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो इसमें ID का वैल्यू जो आता है वो आ जाएगा हमारा 10 मिली एम्पियर्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब चूंकि यहाँ पे हमारा जो गेट करंट है ये हमारा निग्लिजिबली स्मॉल है, विच इज़ हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 0। तो हमारा जो गेट टर्मिनल है अराउंड ग्राउंड वो भी हमारा 0 हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा जो VG है वो भी हमारा 0 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस सर्किट को अगर हम लोग एनालाइज करके सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारा VGS विल बी इक्वल्स टू VG माइनस VS विच विल बी इक्वल्स टू 0 माइनस ID ड्रेन करंट इंटू RS, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस ID इंटू RS, ठीक है। तो VGS ऑलरेडी है हमारे पास, 5 विल बी इक्वल्स टू ID इंटू RS। ID का वैल्यू 10 मिली एम्पियर्स आ गया, यहाँ पे 10 मिली एम्पियर्स ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। टेक दिस अनदर कलर, ठीक है। तो इस केस में जो RS का वैल्यू आता है तो 5 को हम लोग डिवाइड कर देंगे इससे, 10 मिली एम्पियर से 500 ओम्स आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इस सर्किट को एनालाइज करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हमारा डीसी कपल्ड हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर है, जिसमें हमारा डिफरेंशियल इनपुट एन रहता है और हमारे पास एक सिंगल एंडेड आउटपुट भी इसमें रहता है। ये एक हमारा डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर भी हम लोग उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अ वोल्टेज फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प हैज़, वोल्टेज फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं उसमें हमारा नेगेटिव फीडबैक रहता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अगर हम लोग 10 वोल्ट का यहाँ पे इनपुट है, ओके, प्लस माइनस, ठीक है, और ये वी आउट होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक नेगेटिव फीडबैक करके हम लोग इसमें ऑपरेट करते हैं वोल्टेज फॉलोअर सर्किट को। ठीक है, और ये गेन जो है हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हम लोग कैसे बताते हैं, ए विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ बाय आर वन। ठीक है, आर एफ क्या है हमारा वोल्टेज फॉलोअर के लिए 0 है, तो ए जो है हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए, उसका रेशियो क्या है, ये हमारा डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो CM कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR का जो वैल्यू रहता है वो रहता है हमारा 80 से लेके 100 डेसिबल तक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन मोड वोल्टेज गेन ऑफ ऑप एम्प इज, कॉमन मोड वोल्टेज गेन है हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो हमारा कितना है, वो हमारा स्मॉलर देन द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। ओके, जो कॉमन मोड गेन रहता है ऑप एम्प का जनरली आइडियली कितना होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। ठीक है, और जो डिफरेंशियल मोड गेन है ऑप एम्प का वो इन्फाइनाइट होना चाहिए। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप आपको सेशन समझ में होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे नए चैनल कोचिफ ऐप को आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और हमारे सेशंस को देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।